एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इन तमाम मामला पर हम बात करेंगे, लेकिन जो सियासी मामला चल रहा है उस पर पहले बात करते हैं, क्योंकि एक मरतबा फिर पीटीआई का ये कहना है कि जीबी में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें इलेक्शन मुहिम में उनको हिस्सा लेने नहीं दिया जा रहा, उनके लिए स्पेस तंग कर दी गई है, जबकि नून लीग के वुज़रा भी जाके कैंपेन कर रहे हैं। और कल आमिर डोगर साहब ने कैपिटल टॉक में ये कहा है हामिद मीर साहब से गुफ्तगू करते हुए कि मुक्तदरा ने यह फैसला कर लिया है कि जीबी और आज़ाद जम्मू कश्मीर दोनों जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं देनी है। क्या यही वजह है कि उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जा रही? पीटीआई की जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, मैं जीबी और एजेके की बात नहीं करता। आप अगर ख़ुद यहाँ पर केपी के अंदर जहाँ पे उनकी हुकूमत है और पंजाब में इस्लामाबाद में कितनी कॉल्स दे चुके हैं, लोग थक गए हैं उनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स है ना, अब उनको वो रिस्पांस नहीं मिल रहा और ये अब उसको बहाने हैं। आप ये कहें कि जी हमें जाने नहीं दिया जा रहा। मैं वहाँ पर अगले दिन हम एक शॉर्ट विज़िट पे नवाज शरीफ साहब के साथ गए और वहाँ पे पीटीआई के रहनुमा भी मौजूद थे और वो लोग सारे गए। असल बात यह है कि देखिए, एक बड़ा फैक्टर जीबी और एजेके के इलेक्शन में ये भी होता है कि वहाँ के जो वोटर्स हैं वो इस बात को भी देखते हैं कि मरकज़ में किसकी हुकूमत है। क्योंकि अगर वो कोई एक ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो अपोजिशन में रहेगी तो शायद वो ये समझते हैं कि उससे वो ताउन हासिल नहीं होगा जो अगर वो हुकूमत हो उस पार्टी की कि जिसके पास मरकज़ की वफाकी हुकूमत भी है। ये एक बड़ी प्रूडेंट सी जिस तरह लोकल बॉडीज़ में तारीखी तौर पे देखा गया ये। हाँ, तारीखी और लोकल बॉडीज़ में भी अमूमन ये होता है कि सूबे के अंदर जिस जमात की हुकूमत होती है तो लोग लोकल बॉडीज़ में उसके साथ ही वोट करते हैं ताकि उनको फंड्स बेहतर मिल सकें, मसाइल हल हो सकें। इससे हट के कता नज़र मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन की जो एडवांटेज है ना वो ये है कि जो कारकर्दगी पीएमएलएन ने जीबी में दिखाई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पिछले 50 साल में किसी और पार्टी ने नहीं दिखाई। आज अगर जीबी में कोई आपको अहम शाहराह नज़र आएगी, वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन का मंसूबा नज़र आएगा, कोई हॉस्पिटल का मंसूबा नज़र आएगा, किसी भी तरह के पावर एनर्जी के जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए वो आप देख लें जो होंगे, हर एक पे आपको पीएमएलएन की छाप नज़र आएगी। साहब, ये बेनिफिट आपके पास है, आप कहते हैं कि डेवलपमेंट हमने दूसरी पार्टी से ज़्यादा की है। आप कहते हैं मरकज़ में हमारी हुकूमत है, हिस्टोरिकली उसी की हुकूमत बनती है एजेके और जीबी में जिसकी मरकज़ में हुकूमत हो, तो फिर रोकने का मकसद क्या है कि जुनैद अकबर साहब को वहाँ से जो है सूबा बदर कर दिया जाए? सलमान अकबर राजा कहते हैं मुझे नहीं एंटर होने दिया गया। असद कैसे साहब कह रहे हैं मैं फ़्लाइट लेने जा रहा था, मुझे स्कर्दू की फ़्लाइट लेने से रोक दिया गया। तो ये करने से फिर फ़ायदा क्या है? इफ यू थिंक यू आर फेवरेट। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई उन्हें रोक रहे हैं, वो सिर्फ एक जवाज़ दे रहे हैं क्योंकि जो उन्हें नज़र आ रहा है कि शिकस्त होगी उसको लिए एक जवाज़ फराम कर रहे हैं कि जी हमें सियासी तौर पे आज़ादी नहीं है। वहाँ पे उनके जलसे हो रहे हैं, वहाँ पे उनके लोग भी फिर रहे हैं और वो जो एक फ़्लाइट का जिक्र है कि असद कैसर साहब नहीं गए उस फ्लाइट में, तो साद रफ़ीक साहब भी नहीं गए, तो क्या गिला भी किया इंतज़ामिया तो साद रफ़ीक साहब को भी रोका गया कि वो ना जा सके वहाँ पे। तो ऐसी बात नहीं है, मेरा ख्याल है बेचारे ट्रैफिक में फंस गए ना जी, जिसके जो असद कैसर साहब के लिए ट्रैफिक, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी दोनों के लिए। नहीं, बट देखिए इल्ज़ाम तो फिर आपकी हुकूमत पे लगेगा। जैसे मैंने कहा, आमिर डोगर साहब तो कह रहे हैं कि मुक्तदरा का फैसला है कि ना जीबी में हमें स्पेस मिलेगी ना एजेके में मिलेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है ये फैसला जो है अवाम ने करना है और अवाम पीटीआई को दरअसल ना बहुत इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। पाकिस्तानी लोग और अवाम समझते हैं कि अब नेगेटिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है। मुल्क के मुआशी हालात का ये तकाजा है कि स्टेबिलिटी हो, मुल्क को एक नई पहचान दुनिया में हासिल हो रही है, ख़ास तौर पे मार्का हक के बाद। फिर ये जो ईरान की जंग में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, लोग चाहते हैं इसकी कॉन्टीन्यूटी हो और मुल्क के अंदर किसी किस्म का इंतशार और फसाद ना हो। पीटीआई जो मुसलसल उसकी जो एक मैं समझता हूँ कि जो जब वो हुकूमत में थे ना तो हुकूमत में भी वो अपोजिशन की तरह बिहेव करते थे और वो अपनी ही हुकूमत के ख़ुद मुखालिफ थे। अक्सर कौमी असम्बली के अंदर झगड़े जो हैं इनके अपने वज़रा शुरू करते थे, जैसे वो ट्रेजरी बेंचेस पे भी बैठ के वही कुछ करते थे जो अपोजिशन बेंचेस पे करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई को अब समझना चाहिए, हालात को देखना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम में क्या एपेटाइट है कि वो एजिटेशन चाहते हैं या पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि मुल्क स्टेबिलिटी के साथ अब इक़्तिसादी एजेंडे पर फोकस करें, हम मुआशी तरक्की के ऊपर फोकस करें और हम इस सूरत हाल का जो एक न्यू फाउंड आइडेंटिटी है पाकिस्तान की जो आलमी सतह पे पजीर आई है, इसका फ़ायदा ले मुआशी तौर पे। गौहर ने कहा है कि अगर हमें इतनी भी सियासी स्पेस नहीं मिलेगी कि हम इलेक्शन कैंपेन ना कर सकें तो ऐसा ना हो कि हम सिस्टम से ही बाहर आ जाएं। यानी वो इशारा दे रहे हैं कि असम्बलियों से बाहर आ जाएँ, चाहे वो कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, सूबाई असम्बलियाँ हो। तो अगर इतनी बड़ी जमात सिस्टम से बाहर आएगी तो उनको लगता है कि ऑब्वियसली सिस्टम कहीं ना कहीं शेकअप होगा। तो आप ये चाहते हैं कि एक बड़ी जमात सिस्टम का हिस्सा रहे या बाहर आ जाए? देखिए, कतन हम ये नहीं चाहते, लेकिन आपने देखा ना कि पीटीआई ने हमेशा ना दानिशमंदी के फ़ैसले किए। जब नो कॉन्फिडेंस की मोशन हुई
अगर ये असेंबली के अंदर अपोजिशन में बैठते तो पीडीएम की हुकूमत को ठीक ठाक टफ टाइम दे सकते थे। इन्होंने सिस्टम से बाहर जाने का फ़ैसला किया और इनका ख्याल था कि हमने असेंबलियाँ छोड़ी तो आसमान गिर जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। उसका नतीजा क्या हुआ कि हमें बहुत आराम से काम करने का मौका मिल गया। फिर आप ये देखिए कि इनके पास पंजाब की हुकूमत थी, पंजाब की हुकूमत हमने तो नहीं तोड़ी, केपी और पंजाब दोनों ने केपी, ठीक है जी। तो किसने तोड़ी वो हुकूमत? खुद इनका ख्याल था कि हम हुकूमत तोड़ेंगे तो फिर ये सारा ढांचा गिर जाएगा, कुछ भी नहीं गिरा। देखिए रियासत जो है ना वो इस तरह किसी एक जमात के अंदर या बाहर होने से नहीं ढहती ना गिरती है। मेरा ख्याल है कि पीटीआई को अपने तर्ज सियासत पे गौर करना चाहिए, जमहूरी अंदाज में पार्लियामान के अंदर अपना किरदार अदा करें और अगले इलेक्शन का इंतज़ार करें। आपके जो इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी, एक तो चले सियासी नारेबाजी होती है जलसों में, इलेक्शन कैंपेन में, वो दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी कुछ ऐसे इश्यूज को रेज कर रही है जिसके हवाले से पहले भी कई क्या सराहियाँ और चमगोइयाँ होती रही हैं कि शायद जो डिविजिबल पूल का एनएफसी का एक स्ट्रक्चर है उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। ऑल्दो नया एनएफसी तो नहीं हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सूबों से बात करके वॉलंटरीली या फिर उनको राजी करके चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है। उसमें दो तीन बातें हैं। वो कहते हैं बीआईएसपी को खत्म करना ये होगा, या बीआईएसपी की जिम्मेदारी सूबों को देने का मतलब ये होगा कि आप बीआईएसपी को प्रैक्टिकली खत्म कर रहे हैं। क्या ये आपकी सोच है आपकी हुकूमत की कि बीआईएसपी का जो बोझ है 700 अरब रुपए और अगले साल से भी ज़्यादा हो, वो सूबे उठाए, वफाक ना उठाए? देखिए मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहली चीज़ ये है कि इस वक्त जो एनएफसी की सूरत हाल है, इसके तहत अमलन वफाक के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि वो अपने तरक्याती एजेंडा को या उन मंसूबों को भी मुकम्मल कर सके जो हमारे लिए बहुत स्ट्रेटिजिक अहमियत की हामिल है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि 2018 के बाद जो एकदम कर्ज़े लिए गए और फिर जो इन्फ्लेशन हुई जिससे पॉलिसी रेट बढ़ा और फिर एकदम कर्ज़ों का जो डेट सर्विसिंग का बर्डन है वो तकरीबन निस्फ हो गया करंट एक्सपेंडिचर के, उसने डेवलपमेंट बजट को खा लिया। अब इस वक्त वफाक जो है वो सिर्फ उधार लेता है उधार अदा करने के लिए, या अगर हमने 400 रुपये अपने लिए लेने हैं तो हमें 1000 रुपये के टैक्स लगाने पड़ेंगे जिसमें से 600 रुपये हम सूबों को देंगे, ठीक है। अब वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो तय हो गई, उसमें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या आपको आइन तब्दील करना पड़ता है, शायद उस पर कंसेंसस भी नहीं होगा सही। लेकिन शहजाद जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें देखने की बात है और मेरिट है, और हमारी वजारत ने ये चीज़ वज़ीर आज़म को और वज़ीर ख़जाना को लिखी है, ऑफिशियली लिखी है कि हम समझते हैं कि 3 चीज़ें कम अज़ कम एनएफसी के अंदर हमें देखनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि 82% एनएफसी का जो फार्मूला है वो पॉपुलेशन पे बेस करता है कि जिस सूबे की जितनी आबादी है उसको उस हिसाब से हिस्सा मिलेगा। अब आप मुझे बताएं कि अगर एक सूबा कामयाबी से अपने आबादी को कंट्रोल करने के प्रोग्राम पे अमल करता है जी, तो उसका शेयर कम होगा। उसका तो शेयर कम हो जाएगा। सो इंसेंटिव ये है कि आप अपनी आबादी को बढ़ाएं ताकि आपको ज़्यादा शेयर मिले, लिहाजा ये एक बड़ा रिग्रेसिव फार्मूला है, इसको हमें और इस पे कहा है वज़ीर ख़जाना ने हमारे प्रोग्राम पे कहा था कि नजरसानी करेंगे जी, तो हमने ये लिख के दिया है कि इस पर नजरसानी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर, जीबी गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ये तीनों रीजन्स जो हैं ये इंटाइटल्ड हैं, जैसे कि चारों सूबे इंटाइटल्ड हैं कि अपनी आबादी के लिहाज से डिविजिबल पूल में से अपना हिस्सा लें। देखिए आज़ाद कश्मीर और जीबी बाकायदा सूबा इस वजह से नहीं है कि उनका एक तनाज़ा है आलमी कश्मीर का, सही है, लेकिन अमलन वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना। ठीक है, तो ये हमारे तो अगर ये हो भी जाता है, इस पर एग्री करते हैं, तो इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे हमें ये फायदा होगा, चला जाएगा, जीबी चला जाएगा जी, और अगर ये डिविजिबल पूल से इनको हिस्सा मिलेगा तो कम से कम 500-600 अरब जो इस वक्त वफाकी हुकूमत अपने हिस्से से इनको देती है सही, वो बच जाएगा। ठीक है। इसी तरह जो बिस्प है उस पर हम ये नहीं कहते कि बिस्प को ख़त्म करें, बिस्प अच्छा प्रोग्राम है, चलना चाहिए, लेकिन 18वीं तरमीम के तहत सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एलिवेशन और सोशल जो सेफ्टी कुशन्स हैं ये सब सूबों की जिम्मेदारी हैं। अब जो समाजी बहबूद है या गुर्बत को प्रोग्राम है ये 18वीं तरमीम के तहत सूबों की जिम्मेदारी हैं, लेकिन तकरीबन इस साल 800 अरब रुपए का बोझ
वफाक अपने उस हिस्से में से उठाएगी जो पहले ही श्रिंक कर रहा है। सूबे राजी नहीं हो रहे इस पर? अच्छा, अब इस पे जो अब तक बिलावल साहब ने तो कह दिया खत्म हो जाएगा सिंध को इतराज नहीं, प्रोग्राम खत्म नहीं नहीं, होगा। वो कह रहे हैं प्रैक्टिकली खत्म हो जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकली, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम इसी तरह जारी रहे, लेकिन इसका बिल जो है हर वो सूबा जिसके जो बेनिफिशरीज हैं वो अदा करे। अगर ये एक आइनी तौर पे सूबाई शोबा है तो उसकी वफाक के ऊपर बोझ डालना मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी है, जबकि वफाक पहले ही एक श्रिंकिंग स्पेस लेकिन में। इतने साल तो आपकी भी जब हुकूमत आई 13 से 18 तो आप लोग जो है वो बिस्प आप लोगों ने दिया, उस पर पैसे भी बढ़ाए, लेकिन अब देखें एतराज़ात इस किस्म के आ रहे हैं, जैसे कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इसका कोई इफेक्टिवनेस नहीं है, इससे ना गुर्बत कम हो रही है बल्कि लोगों को भिखारी बनाया जा रहा है और इसके डेटा में भी गड़बड़ है और इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सडनली ये करप्शन भी आ गई और ये इफेक्टिव प्रोग्राम भी नहीं है, जबकि वर्ल्ड बैंक आपको पता है अप्रिशिएट करता रहा है कि इस प्रोग्राम की एक बहुत वसी नेटवर्क पे ये चल रहा है प्रोग्राम। देखिए, इस पे तो कोई शुबा नहीं है कि किसी हद तक गरीब ख़ानदानों को एक माली मदद मिलती है। लेकिन एक ये बात ज़रूर अब हमारे भी पेश नज़र है कि क्या इसे एक कैश देने का या लोगों को सिर्फ एक डोल आउट करने का प्रोग्राम रखना चाहिए या इसको पॉवर्टी ग्रेजुएशन का प्रोग्राम बनाना चाहिए। क्या आप लोगों की मदद करें लेकिन इसमें इंसेंटिव बिल्ड करें कि वो इससे बाहर निकल सकें, वरना इस वक्त तो ये है कि आपने वजीफ़ा लगाया हुआ है और गरीब आदमी के लिए, घराने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो उसको क्यों छोड़े, लिहाजा उसको मुफ्त के पैसे मिल रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर इसको कंडीशनल करना चाहिए कि आप अपने बच्चों की तालीम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या ये कि आप इसके साथ जो है कोई उनको माइक्रो क्रेडिट के ज़रिए कोई ऐसे हुनर भी दें और वसाइल भी दें कि वो अपने कारोबार करें, कोई दस्तकारी करें और आहिस्ता आहिस्ता इससे ग्रेजुएट करें। सो दिस शुड बी ए पॉवर्टी ग्रेजुएशन प्रोग्राम। ये हमारी सोच है कि हम लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए उनकी मदद करें, बजाय ये कि उनको उसी में एक खैरात के तौर पे दें।